हेलो नमस्कार साथियों, दूसरे सिविल क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज की इस चर्चा और कक्षा के माध्यम से हम शिक्षण अभिरुचि के संदर्भ में जो हमने हाल ही में डिस्कशन स्टार्ट किया है उसी डिस्कशन को थोड़ा क्या आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। साथियों, जैसा कि आप लोग भलीभांति परिचित हैं कि दुष्यंत सिविल क्लासेस की ओर से सूर्यकिरण बैच का जो अनाउंसमेंट किया गया है उसमें शिक्षण अभिरुचि की कक्षाएं आपको उपलब्ध करवाई जाएंगी। और हमने कल ही आपको बता दिया था कि सारी की सारी कक्षाएं क्या होंगी, सिस्टमेटिकली आपके सामने आएंगी। यानी कि आपके पाठ्यक्रम के माध्यम से जो भी बिंदु आपके समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं उन तमाम प्रकार के बिंदुओं पर हमको क्या है बहुत ही अच्छी तरीके से सिस्टमेटिकली हमको क्या डिस्कशन स्टार्ट करना है। हम आपको बताना चाहेंगे कि आपके पाठ्यक्रम में जो शुरुआत में शब्दावली दी गई है खंड 1 में, जिसको कहा गया है कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था, या हाँ आप इसको ऐसे ही कह सकते हैं कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था, तो भारतीय शिक्षा व्यवस्था का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। या भारतीय शिक्षा व्यवस्था कह सकते हैं या भारतीय शिक्षा पद्धति आप कह सकते हैं, उसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है यानी कि उसका जो ऐतिहासिक धरातल है उसका प्राचीनतम संदर्भ तो कल की कक्षा के माध्यम से हमने डिस्कस कर लिया था। और कल की कक्षा के माध्यम से भलीभांति हमने आपको ये बताया होगा कि भारतीय शिक्षा पद्धति या भारतीय शिक्षा व्यवस्था का जो प्राचीनतम धरातल आपको डिस्कस करके चल रहा था उसमें गुरुकुल शिक्षा पद्धति को आपको ज़्यादा हाईलाइट करके चलना है। अब अगर आपकी परीक्षा में गुरुकुल शिक्षा पद्धति को आधार बना करके कोई भी सवाल इस्टेब्लिश किया जाता है तो आप उस सवाल को घेरने की स्थिति में आ चुके होंगे। अब आज की कक्षा के माध्यम से सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था या भारतीय शिक्षा पद्धति का जो मध्यकालीन संदर्भ है, और मध्यकालीन संदर्भ में हम बहुत ज़्यादा टाइम लेकर के नहीं चलेंगे क्योंकि उसका तरीका अभी हम आपको बता रहे हैं। हमको सबसे ज़्यादा जो अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करके चलना है वो भारतीय शिक्षा पद्धति के आधुनिक संदर्भ में हम लोग क्या हैं अपनी एनर्जी को गहराई में जाकर के थोड़ा इन्वेस्ट करने की बात करेंगे, क्योंकि तमाम प्रकार की जो रेस्पेक्टिव विंडोज हैं वो आधुनिक संदर्भ के बाद ही क्या होंगी, ओपन होके चलते हैं। तो फिलहाल हेडिंग बना लेते हैं। और जैसे कि आप लोग भली भांति जानते हैं कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था आपका एक हेडिंग बना हुआ है, तो इसको बना लेते हैं ऐसे। मान लीजिए आपने कहा कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था, इंडियन एजुकेशन सिस्टम आप इसको हिंदी में कहेंगे। और ये जो आपका भारतीय शिक्षा व्यवस्था है, तो आज सबसे पहले जो आपको डिस्कस करके चलना है तो भारतीय शिक्षा व्यवस्था का मध्यकालीन संदर्भ आप डिस्कस करेंगे। भारतीय शिक्षा व्यवस्था का मध्यकालीन संदर्भ आपको डिस्कस करना है। और देखिएगा, जब आप लोग भारतीय शिक्षा व्यवस्था का मध्यकालीन संदर्भ आप लोग डिस्कस करके चलेंगे तो मध्यकालीन संदर्भ में आपको कार्य क्या करके चलना है। आप सभी लोग जानते हैं कि मध्यकालीन संदर्भ का मतलब क्या होगा कि यहाँ पर आपको क्या है, मुस्लिम शासन को थोड़ा प्रमोट करके चलना पड़ेगा। मुस्लिम शासन को आपको क्या है, थोड़ा प्रमोट करके चलना पड़ेगा। यानी कि मुस्लिम शासन की आपको क्या दिखानी पड़ेगी, प्रधानता आपको दिखानी पड़ेगी। क्या दिखानी पड़ेगी, प्रधानता आपको दिखानी पड़ेगी। और मुस्लिम शासन की प्रधानता दिखाते हुए आप क्या दिखाएंगे, आप शरीयत का संदर्भ भी यहाँ पर इस्टेब्लिश करके चलेंगे। शरीयत का संदर्भ भी आप लोग क्या है यहाँ पर दिखा पाएंगे। तो अगर मुस्लिम शासन को प्राथमिकता देते हुए या मुस्लिम शासन की प्रधानता दिखाते हुए आप शरीयत का रेफरेंस यहाँ पर इस्टेब्लिश करने की बात करेंगे, तो अब यहाँ से कहानी निकल के ये आ जाएगी आपके सामने कि यहाँ पर जो आपकी इस्लामिक एडुकेशन है, यहाँ पर जो आपका इस्लामिक एडुकेशन है, तो इस्लामिक एडुकेशन को क्या किया गया, उस समय प्रमोशन दिया गया। यानी कि इस्लामिक एडुकेशन को क्या किया गया, प्रमोट किया गया। क्योंकि देखो, जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास का रेफरेंस आप लेकर के चलेंगे तो ये तो आप जान ही पा रहे हैं कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास का मतलब ही क्या होता है कि यहाँ पर मुस्लिम शासन को एज अ डोमिनेंट फैक्टर आपको लेकर के चलना पड़ेगा। और जब आप यहाँ पर मुस्लिम शासन की प्रधानता या मुस्लिम शासन को प्राथमिकता देते हुए चलेंगे तो आपकी मजबूरी बन जाती है कि आपको यहाँ पर शरीयत का रेफरेंस भी जोड़ना पड़ेगा। और जैसे आप शरीयत का रेफरेंस जोड़ेंगे तो फिर आपको ये कहने का मौका मिल जाएगा कि मुस्लिम शासन में इस्लामिक एडुकेशन यानी कि इस्लामिक शिक्षा को ज़्यादा प्राथमिकता दी गई। अब इसका मतलब क्या होगा कि अगर इस्लामिक एडुकेशन को प्रमोट किया गया तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि जो मान लीजिए हम कहेंगे कि जो आपका हिंदू सोसाइटी है, जो आपका क्या हिंदू सोसाइटी है,
अब हिंदू सोसाइटी के साथ क्या जोड़ो? सामाजिक धरातल जोड़ो। क्या जोड़ो? सामाजिक धरातल जोड़ो। थोड़ा और कैटेगराइज करके चलते हैं, सांस्कृतिक धरातल भी आप जोड़ पाएंगे। क्या कहा हमने? सांस्कृतिक धरातल भी आप जोड़ पाएंगे। थोड़ा और कैटेगराइज करके चलते हैं तो धार्मिक धरातल भी क्या है आप जोड़ पाएंगे। धार्मिक धरातल भी क्या है आप लोग जोड़ पाएंगे। तो अब आपको यहां पर यह कहना पड़ेगा कि हिंदू सोसाइटी को आधार बना करके जो आपने ये ग्राउंड्स बनाए हैं, यानी कि सामाजिक धरातल आपने लिया है, सांस्कृतिक धरातल आपने लिया है या धार्मिक धरातल आपने लिया है, तो कहने का मतलब ये होगा कि हिंदू समाज से संबंधित जो आपकी शिक्षा है, हिंदू समाज से संबंधित जो आपकी शिक्षा है, उस शिक्षा को क्या है आपको थोड़ा कमजोर स्थिति में दिखाना है। उस शिक्षा को आपको क्या थोड़ा कमजोर स्थिति में लेकर के चलना है। कमजोर स्थिति में क्या है आपको लेकर के चलना है, क्योंकि यहां कंडीशन एकदम साफ है। हम बार बार आपको बता रहे हैं कि शरीयत का संदर्भ आप लेंगे, मुस्लिम शासन की प्रधानता आप दिखाएंगे, तो फिर तो आप देख ही पा रहे हैं कि यहां पर इस्लामिक एडुकेशन को आपको थोड़ा क्या है प्रमोट करके चलना पड़ेगा। और अगर इस्लामिक एडुकेशन को प्रमोट करके चलना पड़ेगा तो आपको ये कहने का एक और मौका मिल जाता है कि हिंदू समाज से संबंधित मामला चाहे सामाजिक धरातल का हो या सांस्कृतिक धरातल का हो या धार्मिक धरातल का हो, तो ये जो आपका ग्राउंड ऑफ एडुकेशन है, शिक्षा का धरातल है, ये क्या देखा गया? ये आपका कमजोर स्थिति में देखा गया। इस बात को और अच्छे से हम आपको क्या है प्रमाणित करा के दिखाते हैं। इस बात को और अच्छे से क्या है हम आपको प्रमाणित करके दिखाते हैं। हिंदू सोसाइटी से संबंधित जो आपकी शिक्षा है, एक बात समझो, हिंदू सोसाइटी से संबंधित जो साथियों आपकी शिक्षा है, इस शिक्षा का जो हम कहेंगे, इस शिक्षा का जो एक तरीके से हम कहेंगे कि इस शिक्षा के संदर्भ में जो प्रधान कारक माना गया, इस शिक्षा के संदर्भ में जो प्रधान कारक माना गया, तो प्रधान कारक क्या माना गया? वो ब्राह्मण वर्ग माना गया। ब्राह्मण वर्ग माना गया। भैया आप लोग मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे कि हिंदू समाज से संबंधित जो शिक्षाएं हैं, उन शिक्षाओं को व्यवस्थित करने का कार्य, उन शिक्षाओं को अनुशासित करने का कार्य, उन शिक्षाओं को संगठित करने का कार्य किसको मिला? उस समय ब्राह्मण वर्ग को मिला। लेकिन मुस्लिम शासन में अगर आप यहां पर दो प्रकार के कैरेक्टर जोड़ के चलेंगे, जैसे आप फिरोज शाह तुगलक का रेफरेंस ले सकते हैं, एफएसटी का रेफरेंस आप ले सकते हैं, या जैसे आप क्या है सिकंदर लोदी का रेफरेंस आप ले सकते हैं, तो ये दो कैरेक्टर आपको ऐसे मिल जाते हैं जिन्होंने ब्राह्मण वर्ग को फांसी पर लटकाया, जिन्होंने ब्राह्मण वर्ग को फांसी पर लटकाया, जिन्होंने ब्राह्मण वर्ग को फांसी पर लटकाया। तो अगर इस प्रकार के ग्राउंड आप बना के चल रहे हैं तो फिर आपके जहन में बात बड़ी आसानी के साथ इस्टेब्लिश हो जानी चाहिए कि हमारी जो हिंदू समाज से संबंधित जो हमारी मूल शिक्षा रही है ना, क्योंकि देखो भारतीय मानचित्र का जो मूल संदर्भ है वो हिंदू समाज के साथ ही लिया जाता है। मुस्लिम शासन को आप जब मध्यकालीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में कैलकुलेट करने की बात करते हैं तो ये तो आप जान ही पा रहे हैं कि ये तो विदेशी लोग हैं। तो यहां आपको यह बात कह करके चलना पड़ेगा कि जो प्रधान कारक रहा, यानी कि भारतीय समाज से संबंधित जो आपके तमाम प्रकार की शिक्षा व्यवस्था है, उसको आगे बढ़ाने का कार्य ब्राह्मण वर्ग को दिया गया था। इसी वर्ग की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन एक तो शरीयत के नियम और कानून सामने आ गए हैं, दूसरा आप देख पा रहे हैं कि कुछ कैरेक्टर्स आपको ऐसे मिल जाते हैं जिन्होंने ब्राह्मण वर्ग के लोगों को कहीं का नहीं छोड़ा। फिरोज शाह तुगलक की धार्मिक नीति और सिकंदर लोदी की धार्मिक नीति ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से दिशा निर्देशन देने का कार्य कर रही है कि आप चाहकर भी इस मुस्लिम शासन के आलोक में हिंदू समाज से संबंधित जो आपकी शिक्षाएं हैं उन शिक्षाओं को प्रमोट नहीं कर पाएंगे। उन शिक्षाओं को आपको क्या है आपको कमजोर स्थिति में दिखा के चलना पड़ेगा। तो भारतीय शिक्षा व्यवस्था का जो मध्यकालीन संदर्भ है उसमें आपको कह करके चलना पड़ेगा कि मुस्लिम शासन के आलोक में जो नाना प्रकार के कैरेक्टर्स आपके सामने आते हैं, तो जो नाना प्रकार के कैरेक्टर्स साथियों आपके सामने आए, इनकी ओर से गंभीर प्रयास नहीं किए गए। यानी कि हिंदू समाज से संबंधित शिक्षा को आगे बढ़ाने के गंभीर प्रयास नहीं किए गए। तो ये बात आपकी समझ में आ जानी चाहिए। अब इस पर एक सवाल हम आपको बना के दिखाते हैं कि आपको जो एग्जामिनर है वो आपसे यहां से क्या पुटअप कर सकता है। आइए, और मैंने कल की कक्षा के माध्यम से भी आपको बताया था
कि जब आप वीडियो के थ्रू अपने आप को गाइड करने का प्रयास करेंगे तो जैसी वीडियो में सवाल आपको दिखे तो आप मेरे आंसर का वेट ना करें, आप सवाल को थोड़ा ऑब्जर्व करने की कोशिश करें और ये समझने का प्रयास करें कि सवाल की डायरेक्शन क्या है या सवाल की डिमांड क्या है, क्या इस प्रकार के सवालों को हम बड़े आसानी के साथ अटेम्प्ट कर पाएंगे या नहीं। यह प्रैक्टिस क्या है, आपको थोड़ा वहां पे लेकर के चलनी पड़ेगी। जैसे आपसे यह पुटअप किया जा सकता है, वो कहेगा आपसे कि निम्न कथनों पर विचार करें। ऐसा सवाल बना लेते हैं कि निम्न कथनों पर विचार करें, निम्न कथनों पर विचार करें, है ना। नंबर 1 में क्या कहेगा, नंबर 1 में कहेगा कि मुस्लिम शासन के आलोक में, मुस्लिम शासन के आलोक में, मुस्लिम शासन के आलोक में हिंदू समाज से संबंधित, हिंदू समाज से संबंधित शिक्षा को, हिंदू समाज से संबंधित शिक्षा को संरक्षण मिला, हिंदू समाज से संबंधित शिक्षा को संरक्षण मिला, शिक्षा को संरक्षण मिला। वो थोड़ा आपको परेशान कैसे करेगा, क्योंकि उनके ये तौर तरीके होते हैं, वो कैटेगराइज नहीं करेगा। वो ऐसा कह सकता है कि मुस्लिम शासन के आलोक में, मुस्लिम शासन के आलोक में, मुस्लिम शासन के आलोक में कुछ चरित्र ऐसे दिखाई पड़े, कुछ चरित्र ऐसे दिखाई पड़े, ऐसे दिखाई पड़े जिन्होंने हिंदू विद्वानों, जिन्होंने हिंदू विद्वानों को सम्मान दिया, जिन्होंने हिंदू विद्वानों को सम्मान दिया, जिन्होंने हिंदू विद्वानों को सम्मान दिया। मान लीजिए आपकी परीक्षा में आपका सामना क्या है, इस प्रकार के सवाल के साथ हो जाता है। सवाल को देखो, मुस्लिम शासन के आलोक में हिंदू समाज से संबंधित शिक्षा को संरक्षण मिला। तो अगर ऐसा सवाल आपके सामने आता है या इस लाइन के साथ आपका सामना हो जाता है तो यहां तो आपको इसको बिल्कुल ही रॉन्ग बताना है। यहां तो आपको क्या बिल्कुल ही रॉन्ग बताना है, बिल्कुल ही आपको क्या रॉन्ग बता के चलना है, रॉन्ग इस नाते बता के चलना है क्योंकि गंभीर प्रयास नहीं किए गए। हो सकता है कि जब आप इस चीज को वेरी क्लोजली ऑब्जर्व करने की बात करेंगे तो एक्सेप्शनल ग्राउंड मिलेंगे, है ना। इसलिए मैंने सेकंड वाला स्टेटमेंट आपको दिया। यहां तो आपको कंप्लीट मना करके चलना है कि भाई ये बिल्कुल क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। मुस्लिम शासन के आलोक में कुछ चरित्र ऐसे दिखाई पड़े जिन्होंने हिंदू विद्वानों को सम्मान दिया। अब देखिएगा, हिंदू विद्वानों को सम्मान दिया तो आप चाहें तो आप यहां पर अकबर का रेफरेंस लेकर के चल सकते हैं। जब आप अकबर के इबादत खाने को कैलकुलेट करने की बात करेंगे तो हिंदू विद्वानों को क्या मिलेगा, सम्मान मिलेगा। आप चाहें तो आप यहां पर क्या है, शाहजहां को कैलकुलेट करके चल सकते हैं। आप चाहें तो आप यहां पर क्या है, शाहजहां को कैलकुलेट करके चल सकते हैं। शाहजहां भी क्या है, हिंदू विद्वानों को सम्मान दे करके चला है। तो यहां पे ये जो है ये इसका क्या बन जाता है, ये इसका एक्सेप्शनल ग्राउंड बन जाता है। ये इसका क्या बन जाता है, एक्सेप्शनल ग्राउंड बन जाता है। तो आपके जो एग्जामिनर्स होते हैं ये उनकी चालाकियां होते हैं। आपको जैसे मैंने यहां पे लिखा कि कुछ, तो आपको कुछ को कैटेगराइज करना आ जाना चाहिए और जैसे आपको कुछ को कैटेगराइज करना आ जाएगा तो फिर आप इसको क्या करेंगे, राइट करेंगे, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसको रॉन्ग हमने इस नाते बताया क्योंकि गंभीर प्रयास तो नहीं है, हाँ एक्सेप्शनल ग्राउंड है। जैसे अकबर का रेफरेंस हमने आपके सामने रखा या शाहजहां का रेफरेंस हमने आपके सामने रखा, तो एक्सेप्शनल ग्राउंड को आपको परमिशन देकर चलनी पड़ेगी और जो आपका कंप्लीट ग्राउंड है या जो आपके गंभीर प्रयास हैं उनको आपको क्या है, रिजेक्ट करके चलना पड़ेगा। तो चर्चाएं भी आप करते रहो और चर्चाओं के साथ साथ क्या है, आप लोग अपने क्या है अच्छे अच्छे सवाल भी बनाते रहो क्योंकि अभी हमारे पास समय है। और अगर हम सभी लोग मिल करके इस समय का अच्छा प्रयोग करके चले जाएंगे तो आने वाले साल में आपके कदमों में आपकी सफलता होगी। मैं बार बार कह रहा हूं कि ठहराव के साथ चलो, धीरे धीरे अपने आप को आगे बढ़ाओ, है ना। पैनिक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, धीरे धीरे अपने आप को आगे बढ़ाओ।
तो ये जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था है जिसमें हिंदू समाज से संबंधित शिक्षा व्यवस्था को आपको ज़्यादा प्रमोट करके चलना पड़ता है, तो उसका मध्यकालीन रेफरेंस आप क्या लेके चलेंगे या मिडाइवल ग्राउंड आप क्या लेके चलेंगे, वो हमने ये आपको बताने का कार्य किया। इसमें आप इतना ही डिस्कस कर पाओगे, इसमें आप क्या है इतना ही डिस्कस कर पाओगे। इससे आगे डिस्कस करना थोड़ा क्या हो जाएगा, आपको मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अब देखिए यहां हमको गंभीर प्रयास करने पड़ेंगे और यहीं से बड़ी बड़ी जो आपकी विंडोज हैं वो ओपन हो जाती हैं। जैसे इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो है, तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम का जो आधुनिक संदर्भ है, अब आधुनिक संदर्भ आप लेकर के चलेंगे। अच्छा, आधुनिक संदर्भ की शुरुआत कहां से की जाए, तो आधुनिक संदर्भ की शुरुआत में ही अच्छे अच्छे जो आपके फैक्चुअल ग्राउंड हैं, यानी कि जो आपके तथ्यात्मक जानकारी हैं, जाहिर सी बात है कि वो आपकी परीक्षाओं में आ सकती हैं, तो हम सबसे पहले उन्हीं को थोड़ा क्या है कैलकुलेट करने की बात करेंगे। तो यहां पर बना लेते हैं एक बार फिर इंडियन एजुकेशन सिस्टम, भारतीय शिक्षा व्यवस्था, इंडियन एजुकेशन सिस्टम यानी कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था, और इसका अब हम क्या लेके चलेंगे, मॉडर्न रेफरेंस लेके चलेंगे, मॉडर्न रेफरेंस लेके चलेंगे, यानी कि आधुनिक संदर्भ इसका लेके चलेंगे। तो आधुनिक संदर्भ में शुरुआत जो हम करेंगे साथियों, तो शुरुआत हम कहां से करेंगे, 1781 एडी से करेंगे। यहीं से आपकी क्या होगी, शुरुआत होगी। और जब आप 1781 का रेफरेंस लेकर के चलेंगे तो यहां पर आपको एक करैक्टर दिखाने पड़ेंगे जिनका नाम क्या हो जाता है, वारेन हेस्टिंग्स हो जाता है, जिनका नाम क्या हो जाता है, वारेन हेस्टिंग्स हो जाता है, वारेन हेस्टिंग्स। और वारेन हेस्टिंग्स की ओर से आप क्या करोगे, आप ये कहोगे कि कलकत्ता में एक मदरसे की स्थापना, कलकत्ता में एक मदरसे की स्थापना, एक मदरसे की स्थापना, कलकत्ता में एक मदरसे की स्थापना। अच्छा देखो, कलकत्ता में उस समय जो मदरसे की स्थापना की गई थी, इसमें आपको क्या देना पड़ेगा, इसमें आपको मुस्लिम शासन का संदर्भ लेना पड़ेगा। इसमें आपको क्या है, मुस्लिम शासन का संदर्भ आपको लेना पड़ेगा, मुस्लिम शासन का संदर्भ आपको लेना पड़ेगा। क्योंकि भारत में जो उस समय मुस्लिम शासन रहा, इस मुस्लिम शासन का जो आपका प्रशासनिक धरातल है, इस मुस्लिम शासन का जो आपका प्रशासनिक धरातल है, इस प्रशासनिक धरातल को क्या है जानने का प्रयास कौन कर रहे थे, जानने का प्रयास कौन कर रहे थे, जानने का प्रयास कौन कर रहे थे, आप कहेंगे ब्रिटिशर्स यानी कि अंग्रेज। आप चाहें तो आप यहां पर दोनों प्रकार से बात कर सकते हैं कि 1781 ईस्वी में, वैसे सही बात तो यही है कि 1781 एडी में वारेन हेस्टिंग्स की ओर से कलकत्ता में जिस मदरसे की स्थापना की गई, उस मदरसे के माध्यम से ये जो आपके ब्रिटिशर्स हैं यानी कि जो आपके अंग्रेज हैं, वो मुस्लिम शासन को कैलकुलेट करना चाहते हैं। यानी कि भारत पर लगभग जो 750 सालों तक मुस्लिम शासन देखा गया, उस मुस्लिम शासन में कानूनों का व्यवहार क्या रहा, उस मुस्लिम शासन में नियमों का व्यवहार क्या रहा, या उस मुस्लिम शासन में प्रशासनिक धरातल या प्रशासनिक व्यवहार किस प्रकार का रहा। तो मदरसे जैसी व्यवस्था को अपने साथ जोड़ते हुए या मदरसे जैसी व्यवस्था को एक मुख्य साधन बनाते हुए जो ब्रिटिशर्स हैं वो ये जानना चाहते हैं कि मुस्लिम शासन का कंट्रोल भारत पर किस प्रकार से रहा और किस तरीके से मुस्लिम शासन ने भारत के हिंदू समाज को रेगुलेट करने का काम किया या उसको क्या है शासित करने का काम किया। क्योंकि आने वाले समय में हमें भी यही काम करना है, क्योंकि आने वाले समय में क्या है, हमें भी यही काम करना है। ठीक है, तो ये क्या रहेगा, इसी तरीके से आप क्या बनाते रहेंगे, मॉडर्न रेफरेंस में शुरुआत में आप फैक्चुअल ग्राउंड बनाते रहेंगे। फिर 1781 से आगे आप कहां जाएंगे, तो 1781 से आगे आप कहां जाएंगे, 1784 एडी में जाएंगे। और 1784 एडी में फिर आप रेफरेंस किसका देंगे, बंगाल का रेफरेंस देंगे। अगर प्रॉपर ही कैटेगराइज करके चलना है तो कलकत्ता ही आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कलकत्ता यानी कि कलकत्ता आप कह सकते हैं। यहाँ पे रेफरेंस किसका लेना पड़ेगा आपको, विलियम जोन्स का लेना पड़ेगा। यहाँ पे रेफरेंस किसका लेना पड़ेगा आपको, विलियम जोन्स का लेना पड़ेगा। और ये कहना पड़ेगा कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। राइट,
हम आपको यहाँ पे ये भी बताना चाहेंगे, ये जरूर बताना कि ये जो आपका है ये क्या है, एक प्रकार की प्रिंटिंग प्रेस थी। एक प्रकार की, आप ये कहना सीखेंगे, एक प्रकार की प्रिंटिंग प्रेस थी। एक प्रकार की प्रिंटिंग प्रेस थी। ओके, एक प्रकार की प्रिंटिंग प्रेस थी। और ये जो आपका प्रिंटिंग प्रेस है, इस प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से क्या है, हिंदू समाज से संबंधित, हिंदू समाज से संबंधित धार्मिक ग्रंथों का अनुवाद, धार्मिक ग्रंथों का अनुवाद यानी कि ट्रांसलेशन, धार्मिक ग्रंथों का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में होना था। अंग्रेजी भाषा में होना था। अंग्रेजी भाषा में होना था। ओके, तो ये तो रहेगी आपके तथ्यात्मक जानकारी। यानी कि 1784 एडी में क्या होगा, बंगाल का रेफरेंस आप लेकर चलेंगे, या आप चाहें तो आप कैलकाटा का रेफरेंस लेकर के चल सकते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना होती है और ये एक प्रकार की क्या थी, प्रिंटिंग प्रेस थी। और इस प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से अंग्रेजों का मेन फोकस क्या रहा, अंग्रेजों का मेन एफर्ट क्या रहा, अंग्रेजों का मेन ऑब्जेक्टिव या मोटिव क्या रहा कि हिंदू समाज से संबंधित जो नाना प्रकार के धार्मिक ग्रंथ हैं उनका अनुवाद वो अंग्रेजी भाषा में कराना चाहते हैं। अब मतलब क्या हुआ, मतलब यह हुआ कि हिंदू समाज से संबंधित धार्मिक ग्रंथों का अनुवाद जो अंग्रेजी भाषा में होना था, तो इसके पीछे अंग्रेजों का मोटिव आप ये बता करके चलेंगे कि अंग्रेज ये जानना चाहते हैं कि उनकी कैलकुलेशन क्या है। उनकी कैलकुलेशन ये है कि अगर हम हिंदू समाज के धार्मिक ग्रंथों का अच्छे से अध्ययन कर लेते हैं, क्या कहा हमने, अगर हम हिंदू समाज से संबंधित धार्मिक ग्रंथों का अच्छे से अध्ययन कर लेते हैं तो हम भारतीयों की जो ताकत है उसको जान पाएंगे और हम भारतीयों की जो कमजोरी है उसको जान पाएंगे। यानी कि भारतीयों की ताकत भी हमारे सामने आ जाएगी और भारतीयों की कमजोरी भी हमारे सामने आ जाएगी, और हम भारतीयों की कमजोरी को इफेक्टिव जोन में ले जाकर के कैलकुलेट करेंगे ताकि भारतीयों को रेगुलेट करना और भारतीयों को रूल्ड यानी कि शासित करना क्या हो जाए, काफी ज्यादा आसान हो जाए। तो ये सारी चीजें आपको यहां पर क्या है बता करके चलनी पड़ेंगी। ये अच्छे अच्छे फैक्चुअल ग्राउंड हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी, अभी तो शुरुआत है, अभी तो आप विंडोज ओपन होने दीजिए, ठीक है। जो आपके पाठ्यक्रम में चीजें लिखी गई हैं तो उसी हिसाब से हम आपके सामने कॉन्सेप्ट भी रखने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ जो तथ्यात्मक जानकारी आपके पास आ जानी चाहिए उस तथ्यात्मक जानकारी का जो प्रॉपर प्रेजेंटेशन है वो आपके सामने क्या है आता ही रहेगा, वो आपके सामने क्या आता ही रहेगा। उसमें किसी प्रकार की समस्या या किसी प्रकार की दुविधा में आपको आने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अभी आज की कक्षा और कल की कक्षा यानी कि कल संडे है, कल तक हम आपकी नींव बना देंगे, ठीक है। और मंडे से जो आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, ठीक है, सूर्यकिरण बैच में शिक्षण अभिरुचि की, तो फिर हम उसी हिसाब से चलेंगे जैसे भारतीय शिक्षा व्यवस्था के आगे जो नाना प्रकार के आयोग हैं, कमीशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको एक एक करके अच्छे से एक दिन में एक, हो सकता है कि एक दिन में एक ना भी हो पाए, तो उसका पार्ट 1 पार्ट 2 आपके सामने आता रहेगा, लेकिन बिल्कुल गहराई लेकर के चलेंगे, कहीं कोई कमी छोड़ के नहीं चलेंगे। हम सब लोग मिल करके जितने सकारात्मक प्रयास कर सकते हैं हमको उतने सकारात्मक प्रयास कर देने चाहिए। यही समय की मांग है और इस मांग को हमें क्या मिल करके पूरा करना होगा। अब आगे बढ़ेंगे तो आगे आप रेफरेंस किसका लेंगे, 1791 एडी का, 1791 एडी का। और 1791 एडी में आप कहां जाएंगे, आप जाएंगे बनारस। आप कहां पे जाएंगे, आप कहां जाएंगे साथियों, आप बनारस जाएंगे। ओके, आप कहां जाएंगे, आप बनारस जाएंगे। और बनारस में क्या है देखिएगा, बनारस में यह है कि आपको रेफरेंस किसका लेके चलना पड़ेगा, जोनाथन डंकन का आपको रेफरेंस लेकर के चलना पड़ेगा। और इन्होंने बनारस में क्या है उस समय संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। बनारस में उस समय क्या है, संस्कृत कॉलेज की स्थापना की, संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। अब सीधी सी बात है कि बनारस में अगर संस्कृत कॉलेज की स्थापना हो रही है तो इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा, हिंदू समाज की शिक्षा को, हिंदू समाज की शिक्षा को प्रमोट करना, हिंदू समाज की शिक्षा को क्या करना, प्रमोट करना, हिंदू समाज की शिक्षा को क्या करना, प्रमोट करना।
तो ये रेफरेंस आप किसका लेके चलेंगे? 1791 एडी में आपको ये रेफरेंस क्या है बता करके चलना पड़ेगा उस समय। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी एक चीज मैं होल्ड पर रख रहा हूं क्योंकि उसकी विंडो अलग से मुझे ओपन करा के दिखानी है। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो आगे एक रेफरेंस आप लेके चलेंगे किसका? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है 1817 एडी में ये रेफरेंस आपको क्या है मिल जाता है। 1817 ईस्वी में क्या है ये रेफरेंस आपको मिल जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आप कहेंगे, क्या कहेंगे? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आप कहेंगे। यहां पे आपको बात किसकी करनी है? जो भौगोलिक संदर्भ होगा वो आप बंगाल का लेके चलेंगे। किसका लेके चलेंगे? बंगाल का लेके चलेंगे। और 1817 में ये कहेंगे कि कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना, 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 कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की क्या होगी? स्थापना होगी। अच्छा, हिंदू कॉलेज की स्थापना जो उस समय हुआ उसमें जो आपका मेजर कैरेक्टर आप जोड़ के चलेंगे, जो मेजर कैरेक्टर आप जोड़ के चलेंगे, सवाल बहुत आता है परीक्षा में। जो मेजर कैरेक्टर आप जोड़ के चलेंगे तो कौन हो जाएंगे आपके? राजा राममोहन राय हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? राजा राममोहन राय हो जाएंगे। राजा राममोहन राय हो जाएंगे। और राजा राममोहन राय के साथ आप क्या जोड़ के चलेंगे? 2 अंग्रेज जोड़ के चलेंगे, यानी कि 2 ब्रिटिशर्स आप जोड़ के चलेंगे। 2 अंग्रेज आप जोड़ के चलेंगे, 2 ब्रिटिशर्स आप जोड़ के चलेंगे। एक का नाम क्या होगा? डेविड हेयर होगा। एक का नाम क्या होगा? डेविड हेयर होगा। और एक का नाम क्या होगा? अलेक्जेंडर डफ होगा। एक का नाम क्या होगा? अलेक्जेंडर डफ होगा। अलेक्जेंडर डफ होगा। तो कुल मिलाकर के इन तीनों लोगों ने मिलकर के 1817 में बंगाल में, कलकत्ता में एक हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। बंगाल में, कलकत्ता में क्या एक हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। ये इंपॉर्टेंट इस नाते हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट इस नाते हो जाता है क्योंकि ये क्या है? ये पहला शिक्षण संस्थान है। ये क्या है आपके यहां पर? ये पहला शिक्षण संस्थान है जो भारतीयों को आधुनिक शिक्षा, इसका डिस्कशन कल अलग से स्टार्ट होगा, है ना। कल इसका डिस्कशन अलग से स्टार्ट होगा। यानी कि 1813 के चार्टर एक्ट का रेफरेंस हम लेंगे, अंग्रेजों के बीच विवाद का धरातल हम लेंगे, मैकाले घोषणा पत्र आपके सामने आएगा, शिक्षा का अधोमुखी सिद्धांत आपके सामने आएगा। तो डिस्कशन हमने यहां से होल्ड पे कर लिया है, उसको हम क्या कल आपके सामने रखेंगे। तो ये पहला शिक्षण संस्थान माना गया जो भारतीयों को आधुनिक शिक्षा उपलब्ध कराने का कार्य कर रहा था, जो भारतीयों को आधुनिक शिक्षा उपलब्ध कराने का कार्य कर रहा था, उपलब्ध कराने का कार्य कर रहा था। ठीक है, ये इस नाते बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है कि 1817 में कहा तो यह गया है कि राजा राममोहन राय जो है उन्होंने जमीन देने का काम किया। लेकिन कुल मिलाकर के 3 कैरेक्टर्स आप जोड़ के चलेंगे। कैलकाटा में जो आपका हिंदू कॉलेज की स्थापना उस समय होती है, डेविड हेयर आपके सामने आ जाते हैं, अलेक्जेंडर डफ आपके सामने आ जाते हैं, राजा राममोहन राय भी आपके सामने आ जाते हैं। तीनों लोगों ने मिलकर के 1817 में कलकत्ता में क्या है हिंदू कॉलेज की स्थापना की। और कलकत्ता में जो हिंदू कॉलेज की उस समय स्थापना होती है, इसके बारे में आप कहेंगे कि ये आपके यहाँ पर फर्स्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, पहला शिक्षण संस्थान है जिसके माध्यम से भारतीयों को आधुनिक शिक्षा के माध्यम से क्या है शिक्षित कराया गया, जिसके माध्यम से भारतीयों को क्या है आधुनिक शिक्षा के माध्यम से शिक्षित कराया गया। डन। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो 1817 तक का रेफरेंस हमने ले लिया है। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो अब रेफरेंस आपके सामने क्या आएगा? 1825 एडी का आएगा। 1825 का क्या है रेफरेंस आपके सामने आएगा। अगेन 1825 में जो मेजर कैरेक्टर आप लेकर के चलते हैं, तो यहां पर आप लोग मेजर कैरेक्टर आप लेके चलेंगे तो मेजर कैरेक्टर आपके कौन बन जाएंगे? राजा राममोहन राय बन जाएंगे। राजा राममोहन राय बन जाएंगे। राजा राममोहन राय। ठीक है, तो यहां पे आप वही कह सकते हैं
कि इनकी ओर से 1825 में क्या है, कलकत्ता में, और ये तो उत्तराखंड में बहुत बार आ भी चुका है, कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना कराई गई। कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना, कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना। और ये जो आपका वेदांत कॉलेज की स्थापना है, इसका उद्देश्य क्या रहा, इसका उद्देश्य क्या रहा, तो इसका उद्देश्य ये रहा कि भारतीयों को वैदिक शिक्षा के साथ जोड़ना, भारतीयों को वैदिक शिक्षा के साथ जोड़ना, भारतीयों को वैदिक शिक्षा के साथ जोड़ना, भारतीयों को वैदिक शिक्षा के साथ जोड़ना। अभी हम आधुनिक शिक्षा को कैलकुलेट नहीं करेंगे, उसके लिए हमने कल का दिन छोड़ दिया है। सारी कैलकुलेशन कल के दिन में आपकी होगी, बढ़िया कैलकुलेशन होगी। अभी तो मैं कुछ फैक्चुअल ग्राउंड आपके सामने रख रहा हूं कि क्या क्या चीजें शुरुआत में आपके ग्रेफ में आ जानी चाहिए। तो उस समय कलकत्ता में जो वेदांत कॉलेज की स्थापना कराई गई, इसका मोटिव आधुनिक शिक्षा नहीं था, बल्कि इसका मोटिव क्या था, भारतीयों को वैदिक शिक्षा के साथ जोड़ना। किसके साथ जोड़ना, भारतीयों को वैदिक शिक्षा के साथ जोड़ करके चलना। आगे आप आएंगे तो अब एक रेफरेंस आप लेके चलेंगे 1875 एडी का, 1875 का एक रेफरेंस आप लेकर के चलेंगे, 1875 का एक रेफरेंस आप लेके चलेंगे। 1875 में आप प्रमोट किसको करेंगे, सर सैयद अहमद खां, सर सैयद अहमद खां, सर सैयद अहमद खां। ओके, आप कहां जाएंगे, आप अलीगढ़ में जाएंगे। आप कहां पे जाएंगे, आप अलीगढ़ में जाएंगे और क्या कहेंगे कि अलीगढ़ में एंग्लो मोमडन ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना, कॉलेज की स्थापना, कॉलेज की स्थापना। और इसका उद्देश्य क्या होगा, मुस्लिम समाज को, मुस्लिम समाज को, मुस्लिम समाज को आधुनिक शिक्षा, मुस्लिम समाज को आधुनिक शिक्षा, आधुनिक शिक्षा के साथ जोड़ना, मुस्लिम समाज को आधुनिक शिक्षा के साथ जोड़ना। इसका क्या होगा, ये मेन ऑब्जेक्टिव होगा। जैसे कल की क्लास में हम क्या करेंगे, राजा राममोहन राय और सर सैयद अहमद खां के बीच में एक कंपैरेटिव स्टडी करेंगे आधुनिक शिक्षा को लेकर के, तो मैंने कल के लिए छोड़ दिया है। अभी तो कुछ फैक्चुअल ग्राउंड आपके सामने है। तो 1825 में कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना हो जाती है। उद्देश्य क्या रहेगा, भारतीयों को वैदिक शिक्षा के साथ जोड़ना। और 1875 में सीधा हमने लिया यहाँ पे सर सैयद अहमद खां। अलीगढ़ में आपको जाना है, पूरा नाम क्या होगा, एंग्लो मोमडन, या ऐसे भी कह सकते हैं कि अलीगढ़ एंग्लो मोमडन ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कराई गई। और इसका उद्देश्य या मोटिव या ऑब्जेक्टिव आपको क्या बता के चलना है कि मुस्लिम समाज को आधुनिक शिक्षा यानी कि मॉडर्न एजुकेशन के साथ जोड़ना चाहते थे। कौन, सर सैयद अहमद खां। ठीक है जी, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब आ जाओ। प्रॉपर नोट्स आपको बना के चलने हैं, प्रॉपर नोट्स आपको बना के चलने हैं। ठीक है, नोट्स बनाने में कंजूसी नहीं करेंगे, है ना, नोट्स बना के चलेंगे। अब हम आते हैं सीधा कहां पर, 1886 में। 1886 में आप कहां जाएंगे जी, तो 1886 एडी में आप कहां जाएंगे, लाहौर जाएंगे। कहां जाएंगे, लाहौर जाएंगे। लाहौर में क्या बताएंगे, डीएवी कॉलेज की स्थापना कराएगी, डीएवी कॉलेज की स्थापना, डीएवी कॉलेज की स्थापना। और डीएवी कॉलेज की स्थापना किस किसने की है, तो दो करैक्टर आप जोड़ के चलेंगे, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय और लाला हंसराज, लाला हंसराज, लाला हंसराज। और इसका ऑब्जेक्टिव आप क्या बताएंगे, तो इसका ऑब्जेक्टिव आप ये बताएंगे, इसका ऑब्जेक्टिव आप ये बताएंगे कि भाई भारतीयों को आधुनिक शिक्षा के साथ जोड़ना, भारतीयों को आधुनिक शिक्षा के साथ जोड़ना, भारतीयों को आधुनिक शिक्षा के साथ जोड़ना। हम साथ ही साथ आपको यहां पर यह भी बता के चलेंगे कि जैसे सरदार भगत सिंह जैसे महान क्रांतिकारी हैं, सुखदेव जैसे जो महान क्रांतिकारी हैं,
ये लाला लाजपत राय को इसी नाते अपना मेन गार्जियन मान के चलते थे, क्योंकि लाला लाजपत राय ने उस समय लाहौर में डीएवी कॉलेज की स्थापना कराई। और ऐसे जो महान क्रांतिकारी हैं वो ये कैलकुलेशन करके चले थे कि अगर लाला जी ना होते तो हमको आधुनिक शिक्षा के माध्यम से अपने आप को शिक्षित कराए जाने का मौका संभवतः नहीं मिल पाता। अभी जैसे हमने आपको अलीगढ़ एंग्लो मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज की बात अभी आपको बताई, तो अभी हमने आपको ये कन्वर्जन करा के नहीं दिखाया कि उसका कन्वर्जन कब और कैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुआ, वो चर्चाएं बात की हैं। अभी समय की डिमांड के हिसाब से जो तथ्यात्मक जानकारी हम आपके सामने रख रहे हैं, इस तथ्यात्मक जानकारी को अच्छा ये रहेगा कि आप इसी रूप में क्या है लेकर के चलें और आगे बढ़ें। तो धन्यवाद देते थे उस समय क्रांतिकारियों ने, लाला जी का बहुत बड़ा धन्यवाद किया था कि अरे अगर आपने डीवी कॉलेज की स्थापना ना कराई होती तो हमको अपने आप को मॉडर्न एजुकेशन के साथ जोड़ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि ये लाहौर में जो डीवी कॉलेज की स्थापना हो रही है, ये भारत में क्या है पहला डीवी कॉलेज रहा। भारत में पहला डीवी कॉलेज, भारत में पहला डीएवी कॉलेज, भारत में पहला क्या है डीएवी कॉलेज। और आर्य समाज के साथ भी आप इसका जुड़ाव कर सकते हैं, क्योंकि आर्य समाज के अंदर से ये चीज निकली है ना। लाला लाजपत राय आर्य समाजी हैं। आर्य समाज वैदिक शिक्षा को लेकर के काम कर रहा था, लेकिन आर्य समाज में शिक्षा को लेकर के डिवीजन हुआ और उसी से लाला लाजपत राय और लाला हंसराज जैसे लोग बाहर निकले और इन्होंने आधुनिक शिक्षा को प्रमोट किया और लाहौर में 1886 ईस्वी में डीएवी कॉलेज की स्थापना करा दी। और इट इज कंसिडर्ड एज अ फर्स्ट डीएवी कॉलेज इन इंडिया। इसको भारत में क्या है पहला डीएवी कॉलेज माना गया। अब रेफरेंस आप किसका लेंगे, 1898 का रेफरेंस आप लेंगे। 1898 एडी का क्या है रेफरेंस आप लेकर के चलेंगे। 1898 एडी में आप कहां आएंगे, सीधा आप कहां जाएंगे, बनारस जाएंगे। कहां जाएंगे आप, बनारस जाएंगे, है ना। और बनारस में आप किसको जोड़ेंगे, एनी बेसेंट को जोड़ेंगे। बनारस में आप किसको जोड़ के चलेंगे, एनी बेसेंट को आप जोड़ के चलेंगे, है ना। और एनी बेसेंट ने बनारस में क्या किया, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। अब ये बनारस विश्वविद्यालय कब बनेगा, ये बात की चर्चा रही। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना, ऑब्जेक्टिव क्या बताएंगे, ऑब्जेक्टिव क्या बताएंगे, भारतीयों को आधुनिक शिक्षा के साथ जोड़ना, भारतीयों को आधुनिक शिक्षा के साथ जोड़ना, भारतीयों को आधुनिक शिक्षा के साथ जोड़ना, ठीक है। तो यहां तक की चर्चा कुछ तथ्यात्मक जानकारी के माध्यम से हमको आपके सामने रखनी थी। आपने 1886 का रेफरेंस भी ले लिया है, आपने 1898 का रेफरेंस भी ले लिया है, हम थोड़ा आगे बढ़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी हमको आपके सामने रखनी थी, तो आज हमने इस जानकारी का प्रस्तुतिकरण आपके सामने रखा। भारतीय शिक्षा पद्धति या भारतीय शिक्षा व्यवस्था के आधुनिक संदर्भ को लेकर के मध्यकालीन संदर्भ भी आपको समझा दिया गया है। अब कल से जो आपका डिस्कशन है बिल्कुल ही बदल जाएगा, कल से आपका डिस्कशन बिल्कुल ही बदल जाएगा। पहले आप राजा राममोहन राय और सर सैयद अहमद खां के बीच में एक प्रॉपर कंपैरेटिव स्टडी करके चलेंगे। फिर 1813 के चार्टर एक्ट का रेफरेंस आप लेकर के चलेंगे। मैकाले माइन्यूट घोषणा पत्र आपको पढ़ना पड़ेगा। शिक्षा का अधोमुखी सिद्धांत आपको पढ़ना पड़ेगा। वुड डिस्पैच जो आपका एक्ट था आपको उसको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद हम उस हिसाब से चलेंगे जिस हिसाब से क्या है आपका पाठ्यक्रम कहता है। जो कमीशंस हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो उसी हिसाब से आपके सामने आएंगे जिस हिसाब से आपका पाठ्यक्रम वकालत कर रहा है। तो हम तो यही चाहेंगे कि आप कक्षाओं के साथ तहे दिल से अपना जुड़ाव करें और उम्मीद आपको अब हो जानी चाहिए कि शुरुआत हो गई है और शुरुआत में ईश्वर की कृपा से डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। ये शिक्षण अभिरुचि क्या है आपके सामने इसी रूप में आती रहेगी, सिस्टमेटिकली आएगी, बिल्कुल आएगी, ठीक है। और हो सकता है कि आज ही शाम को
हम एक नई घोषणा आपके सामने रखें, और उस नई घोषणा का संभवतः आप लोग इंतजार भी बहुत दिनों से कर रहे थे। तो वो तो खैर शाम की बात है, ठीक है। कक्षाओं को थोड़ा शेयर करते रहें, और कक्षाओं में जो हैं अगर आपको सुझाव देने हैं तो आप कमेंट के माध्यम से सुझाव भी दे सकते हैं, है ना। जो विद्यार्थीगण ऐसे हैं जिनको इन कक्षाओं की आवश्यकता है, अनिवार्यता है, आप उनके मध्य इन कक्षाओं को अवश्य पहुंचाएं। ये हमारी आप लोगों से क्या है, वेरी पोलाइट रिक्वेस्ट है। अब सब कुछ आप ही के हाथ में है, बाकी ईश्वर का आशीर्वाद तो है ही, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्हीं सकारात्मक शब्दावलियों के साथ हम आज की चर्चा को थोड़ा विराम देना चाहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।